वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही थी। 85 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह टेस्ट नंबर 86 इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा सोचने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवन सन्मार्गी पवन है और यह ठंडी पवन है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव तथा परिक्रमण के कारण सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा से उत्तरायण तथा दक्षिणायन होती हैं। देखिए दूसरा वाला करेक्ट है, पहला वाला गलत है, क्योंकि जो सनमार्गी पवन है वो गर्म पवन है, ठंडी पवन नहीं है। एलिमिनेट करिए पहले को, केवल 2 हो जाएगा इसका उत्तर। तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवन जो है सनमार्गी गर्म पवनें हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, मृदा जैव तथा अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से निर्मित होती है और चेर्नोजम मृदा सर्वाधिक उपजाऊ तथा भुरभुरी होती है। देखिए जैव अजैव दोनों पाए जाते हैं, करेक्ट है। चेर्नोजम जो सॉइल होती है वो अत्यधिक उपजाऊ होती है और भुरभुरी होती है। तो सी है इसका आंसर, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। इनमें से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में, नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं, अंतरण अदायगी, स्व उपभोग हेतु उत्पादित वस्तुओं और काला धन और अवैध आय। ये आय है, बताइए क्या है इसका आंसर। राष्ट्रीय आय की गणना में किसको शामिल किया जाएगा। मध्यवर्ती वस्तुएं, अंतरण वस्तुएं, स्व उपभोग हेतु उत्पादित वस्तुओं को, या फिर काला धन और अवैध आय को। देखिए सी है इसका उत्तर। राष्ट्रीय आय की गणना में अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, स्व उपभोग हेतु उत्पादित वस्तुएं आदि को इसमें शामिल किया जाता है। काले धन को नहीं, अंतरण अदायगी नहीं, मध्यवर्ती वस्तुएं नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, दक्षिण अमेरिका के पराग्वे में बोलीविया देश स्थल अवरुद्ध देश है, मतलब लैंड लॉक्ड कंट्री है, और गैलापागोस आइलैंड पर यूएसए का नियंत्रण है। तो साउथ अमेरिका के पराग्वे बोलीविया लैंड लॉक्ड कंट्री है, करेक्ट है स्टेटमेंट पहला वाला। दूसरा वाला गलत है, गैलापागोस पर इक्वाडोर का नियंत्रण है, यूएसए का नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कोई एक गलत है इन चारों में से। सागरों पर निरपेक्ष आर्द्रता कम तथा महाद्वीपों पर अधिक होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर निरपेक्ष आर्द्रता में कमी आती है। वाष्पीकरण द्वारा वायु की निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि तथा वर्षा द्वारा कमी होती है। और समदाब रेखाओं की परस्पर दूरियां वायुदाब में अंतर की दिशा तथा उसकी दर को प्रदर्शित करती हैं। कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है इसमें। सागरों पर निरपेक्ष आर्द्रता कम तथा महाद्वीपों पर ज़्यादा होती है, ये वाला, या फिर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर निरपेक्ष आर्द्रता में कमी होती है, या दूसरा वाला, या सी या डी में से कोई। देखिए पहला ही गलत है। सागरों पर निरपेक्ष आर्द्रता जो है वो अधिक होती है और महासागरों में कम होती है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है और पश्चिमी घाट कृष्णा, कावेरी तथा तुंगभद्रा नदियों का उद्गम स्थल है। जोग जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। देखिए जोग फॉल कावेरी पर नहीं है, शरावती रिवर पर है। थर्ड को एलिमिनेट करके क्या आंसर मिल रहा है, ये हटेगा ये हटेगा, शुरू के 1-2 करेक्ट हैं, तो बी हो जाएगा इसका उत्तर। तो जोग जो है शरावती नदी पर है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कोई एक गलत है। पहला स्टेटमेंट है, संसद का अभिन्न अंग होने के कारण राष्ट्रपति संसदीय विशेषाधिकारों का लाभ उठाता है। भारत का महान्यायवादी संसदीय विशेषाधिकारों का लाभ उठाता है। सत्र के दौरान या सत्र से 40 दिन पहले या बाद में संसद सदस्य को सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं, मतलब ये सारे के सारे करेक्ट हैं। देखिए सी सही है, बी सही है, ए गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि संसद का अभिन्न होने के कारण राष्ट्रपति दीवानी विशेषाधिकार तो प्राप्त कर लेता है लेकिन फौजदारी प्राप्त नहीं होते उसको। तो राष्ट्रपति को संसदीय विशेषाधिकार का लाभ जो है वो नहीं मिलता।
संसद सदस्य को दीवानी मामलों में संसदीय विशेषाधिकार मिलता है, परंतु फौजदारी व निवारक निरोध के मामले में विशेषाधिकार नहीं मिलता। इसको तो मतलब राष्ट्रपति को इनको वो ही नहीं मिलता। हाँ संसद, हाँ मिलता है, दीवानी मिलता है मतलब, और फौजदारी नहीं मिलता है। दीवानी मिलता है, फौजदारी नहीं मिलता है, तो इसलिए गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। क्या लिखा है उसमें, संसद का अभिन्न होने के कारण राष्ट्रपति संसदीय विशेषाधिकारों का लाभ नहीं उठा पाता। तो केवल दीवानी मिलते हैं, परंतु फौजदारी व निवारक निरोध के मामले में इनको विशेषाधिकार नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, किसानों और निवेशकों का मुद्रास्फीति, किसानों और निवेशकों पर मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और ऋणदाता या लेनदार, किराया प्राप्तकर्ता और पेंशन भोगियों पर मुद्रास्फीति का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इनमें कौन सा सही है बताइए। केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों इनमें से कोई नहीं। देखिए किसान जो होते हैं ना, और जो निवेशक होते हैं, उनको इन्फ्लेशन जब होती है तो उनको सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उनको लाभ मिलता है। और जो ऋणदाता होता है और जो लेनदार होता है, किराया प्राप्त करता, पेंशन भोगी, इनको इन्फ्लेशन का जो है इन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उल्टा होता है। तो इसमें सही तो कोई है नहीं, तो डी हो जाएगा इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो कर्जदार होते हैं, कर्जदार मतलब मान लीजिए आपने किसी का पैसा उधार लिया, आपको देना है वापस, तो आप देने वाले हो गए ना, देनदार हो गए, आपने कर्जा लिया तो उसको चुकाना पड़ेगा। और निवेशक जो निवेश करता है, किसान, उत्पादक, इन सब पर इन्फ्लेशन का, जब इन्फ्लेशन होती है तो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और जो ऋणदाता होता है, मान लीजिए मैंने आपको पैसा दिया, तो इन्फ्लेशन होगी तो मुझे घाटा होगा, आपको लाभ होगा। तो ऋणदाता जिसको ऋण देना है, ये ऋणदाता का, इसको दूसरे वे मत ले जाना। ऋणदाता का मतलब है, ऋणदाता का मतलब है जो ऋण दे रहा है किसी को कर्जे के तौर पर। लेनदार, पेंशन भोगी, क्योंकि मैंने दिया है तो फिर वापस भी लेना ना मेरे को। और पेंशन भोगी, ब्याज प्राप्त करने वाला, तथा किराया प्राप्तकर्ताओं जैसे निश्चित आय वाले समूहों पर जो इन्फ्लेशन होती है उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन पर, इनको घाटा होता है इस समय, ये प्रॉफिट में जाते हैं, लाभ मिलता है इनको। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, आल्प्स पर्वत का विस्तार केवल फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और इटली में है। ऐसा नहीं है, और बहुत सारे यूरोप कंट्री में। ब्लैक माउंटेन इस की सबसे ऊंची चोटी है जो इटली में स्थित है। देखिए पहला तो गलत है सरासर, दूसरा वाला भी गलत है क्या। तो इटली में नहीं है, वो फ्रांस में है। माउंट ब्लैक जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, वो फ्रांस में, इटली में नहीं है। आल्प्स पर्वत का विस्तार फ्रांस में है, स्विट्जरलैंड में है, इटली, ऑस्ट्रिया में है। इटली के अलावा जो है यूरोप के अन्य कई सारे देशों में है। और ब्लैक माउंटेन इसकी सबसे ऊंची चोटी है, इसकी किसकी, आल्प्स पर्वत की। और कहाँ पर है, फ्रांस में, इटली में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। 1833 का चार्टर अधिनियम सिविल सेवकों के चुनाव के लिए खुली प्रतियोगिता प्रक्रिया आरंभ करने वाला एक प्रयास था। देखिए दूसरा वाला करेक्ट है और पहला वाला जो है गलत है। 1853 के चार्टर में हुआ था वो, तो इसका आंसर केवल केवल दो हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई थी, न कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम से। अब आ जाइए। और 1833 का चार्टर अधिनियम ने खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण यह अस्वीकार हो गया, जिसे बाद में पुनः 1853 में लाया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा सही है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक के शिव समुद्रम में प्रारंभ की गई, और बाजरा दक्षिण भारत में रबी तथा खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है। प्रथम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक के शिव समुद्रम में प्रारंभ की गई, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। बाजरा रबी खरीफ फसल के रूप में उगाया जाने वाली फसल है और दक्षिण भारत में।
क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण से होने वाले परिणाम है? मान लीजिए यह सूर्य रेडिएशन की प्रोसेस से क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, तो इस सनलाइट में विकिरण की प्रोसेस से जो सनलाइट आ रही है, जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, पराबैंगनी किरणें भी आ रही है ना, इन पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? जो एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फियर में या समताप मंडल में ओजोन की परत है, ओजोन की परत है, लेकिन ओजोन की परत का क्षरण होता है ना, प्राकृतिक रूप से भी होता है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी करती है। इस क्षरण से क्या क्या हो सकता है? मोतियाबिंद हो सकता है, आनुवांशिक विकार हो सकते हैं, त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं, सागरों तथा वनों की उत्पादकता में कमी हो सकती है। ये तो सारे के सारे हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। तो ओजोन परत के 30 से 40% क्षरण के परिणाम स्वरूप त्वचा का जलना, त्वचा का ढीला पड़ना, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, रेटिना का कैंसर, आनुवंशिक विकार जैसे रोग और सागर एवं वनों की उत्पादकता में कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र जो है हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है और तापी नदी की सहायक नदियाँ हिरण, दूधी, वरना हैं। देखिए हिरण, दूधी, वरना इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक नदियाँ, तापी की नहीं है, ये नर्मदा की हैं। किसकी हैं? नर्मदा की हैं, पहला वाला करेक्ट है। तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र जो है वो हिमालय तंत्र से पुराना है, हिमालय नया है। हिरण, वरना, दूधी नर्मदा की ट्रिब्यूटरी हैं, न कि तापी की। नर्मदा और तापी रिफ्ट वैली में बहने वाली नदियाँ पश्चिमी वाहिनी हैं, अरब सागर में गिरती हैं। नंबर 14 पर आ जाइए। इनमें से किस राष्ट्रीय उद्यान में गैंडे नहीं पाए जाते? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में गैंडे पाए जाते हैं, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान में भी गैंडे पाए जाते हैं और पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य में गैंडे पाए जाते हैं, लेकिन भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान में गैंडे नहीं पाए जाते। कहाँ पर है भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान? वहीं जहाँ पर सिंपलीपाल है, मतलब उड़ीसा। तो डी है इसका आंसर। भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान, गैंडे नहीं पाए जाते इसमें, उड़ीसा में है, ब्राह्मणी वैतरणिका डेल्टा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। घटनाओं का कालानुक्रम सजाइए। घटनाओं का सही कालानुक्रम सजाना आपको। खुदीराम बोस को फांसी, भारत लोक सेवक मंडल का गठन, मुस्लिम लीग का गठन, कौन सा इनमें करेक्ट है? देखिए सबसे पहले खुदीराम बोस के बारे में, फांसी कब हुई थी इनको? 1908 में। भारत लोक सेवक मंडल का गठन कब हुआ था? 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना सभी को पता होगी 1906 में। थंबनेल पर भी इससे रिलेटेड एक प्रश्न बनाया है, उसमें खुदीराम, सुखदेव, भगत सिंह और खुदीराम बोस को फांसी 23 मार्च। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931। तो उसमें भी आंसर क्या होगा? ये होगा ना सबसे पहला, भारत लोक सेवक मंडल का गठन, ऑप्शन नंबर। अच्छा इसको तो वैसे देखना है ना, तो चलिए खुदीराम बोस को फांसी 1908 और भारत लोक मंडल का गठन हुआ 1905 में, मुस्लिम लीग का गठन हुआ 1906 में। तो सबसे पहले आएगा 1905 वाला यानी 2, उसके बाद आएगा 3, 2, 3, 1 हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या कहीं 2, 3, 1? तो सी हो जाएगा इसका आंसर, 2, 3, 1। तो देखिए खुदीराम बोस को फांसी 1908 में मिली और संघ लोक सेवक मंडल का गठन हुआ था 1905 में, मुस्लिम लीग का गठन हुआ था कब? 1906 में। तो 15 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हर दिन लाभ उठाते रहिए, किसी भी टेस्ट को इग्नोर ना करें।